बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन देख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से इन व्यूइंग द मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स टू। सो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 23। सो वाई अब 0 इज इक्वल टू 1। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से ट्राई कर रहे हैं। तो पहला तरीका हम जो ट्राई कर रहे हैं, दिस वाज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रल लें। दोनों तरफ इंटीग्रल लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इनिशियल कंडीशन दी हुई है, जब टी 0 के बराबर हो तो वाई 1 के बराबर होता है। तो टी की जगह 0 पुट किया यहाँ पे और वाई की जगह 1 पुट किया इधर, तो सी का आंसर 1 आता है। सी का आंसर उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी को हम वाई सी और वाई पी के मेथड से करते हैं। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 के बराबर लेते हैं, क्योंकि हम वाई सी फाइंड कर रहे हैं और वाई वाले सारे नंबर 0 के बराबर लिए जाते हैं। So dy is equal to 0, y cannot be equal to 0. This implies d is equal to 0. So yc is equal to c1 e power 0t. E power 0t is equal to 1. So yc is equal to c1. For yp, 1 over f of d into f of t. What is f of d? F of d is equal to d, and t f of t was 23. सो ई पावर 0t, अगर d की जगह 0 पुट करें तो डिवाइड में 0 आता है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। टू मेक इट पॉसिबल वी टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर d विद रिस्पेक्ट टू d। तो ये डेरिवेटिव लेने की वजह से जितने डेरिवेटिव लेंगे उतनी दफ़ा t ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे पहला डेरिवेटिव लिया है तो एक दफ़ा t मल्टीप्लाई करें, फिर डेरिवेटिव लिया तो फिर t मल्टीप्लाई करना है। तो अभी तो एक ही डेरिवेटिव लिया तो हमारा मसला हल हो गया, क्योंकि ये d 1 के बराबर हो गया तो d हमारा ख़त्म हो गया। हमारा काम यही होता है कि यहाँ से d को रिमूव करना किसी तरह। तो ये d रिमूव हो गया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो वाई सी प्लस वाई पी इज़ इक्वल टू C1 23। ये तो बिल्कुल वही आंसर है जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से फाइंड आउट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15.4 का बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट की गई हैं। ये जो m और n की वैल्यूज़ हैं इनका डेरिवेटिव लिया गया है, m का विद रिस्पेक्ट टू t और n का विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखा गया कि दोनों के आंसर आपस में इक्वल नहीं है। अगर आंसर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ये एग्जैक्ट भी नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई ओवर डी टी प्लस एफ ऑफ टी वाई पावर 1 इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इस नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ लेके गए तो ये नेगेटिव हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डी वाई ओवर डी वाई इधर छोड़ो और डी टी को इधर डिवाइड किया। तो वाई के साथ जो नंबर था इसको दूसरी तरफ डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया कि ये नंबर इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ लाया, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू भी आ गई और जी ऑफ टी की वैल्यू भी आ गई, 1 आ गई पावर। तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट को होल्ड कर रहा है। नाउ दिस इक्वेशन इज़ लीनियर। जब इक्वेशन लीनियर होती है तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये वाला नंबर एफ ऑफ टी जो होता है इसका इंटीग्रल लेते हैं। तो ये ई की पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास देखें फंक्शन है डिवाइड में और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये आंसर देता है 6t, जबकि हमारे पास ऊपर 3t है। तो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की इंटीग्रेशन में इजाज़त होती है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा। ज़ाहिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो ये हमेशा लाग में लिखा जाता है। तो क्योंकि ये 1/2 अब मैं लाग को कैंसिल करना चाह रहा हूँ तो ये 1/2 मसला कर रहा है। तो लाग की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पीछे जो नंबर होता है उसको पावर में जाके लिखते हैं। तो इसको पावर में जाके लिखा, जैसी पावर में लिखा तो ये लाग आपस में कैंसिल हो गया।
तो पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो उसकी जगह मैंने रूट लिखा। नाउ दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है जो इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको एग्जैक्ट बनाता है। तो मैंने इक्वेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी है जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरफ हमेशा प्रोडक्ट रूल बनता है। अगर प्रोडक्ट रूल नहीं बन रहा तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन गलत किया हुआ है, अपनी गलती को चेक करें क्या है। तो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया और इस तरफ जो भी नंबर बनेगा दिस विल बी अ प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव। तो ये देखा, ये प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का बन गया और हमेशा इन दोनों की प्रोडक्ट रूल बनता है। ये वाला नंबर और ये y, ये दोनों आपस मिलके प्रोडक्ट रूल बनाते हैं। तो ये देखिए इन्होंने प्रोडक्ट रूल बना लिया और इक्वल टू 0 आ गया। dt आप उस तरफ लेके गए, अब दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे। यहाँ इंटीग्रल किया तो d कैंसिल हो गया और 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में भी हमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने m की वैल्यू लिखी, n की वैल्यू लिखी, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 4y³ और इसका डेरिवेटिव आ रहा है 8y³। तो आंसर आपस में बराबर नहीं है, देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो चेक किया कि क्या ये इक्वेशन लीनियर बनती है कि नहीं। तो सबसे पहले इस नंबर को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ लेके गए और उसके बाद dt को इस तरफ डिवाइड किया और इस नंबर को इस तरफ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये नंबर इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, तो दोनों के साथ इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया और माइनस भी साथ आ गया। तो y, जिसमें y की पावर 1 है उसको उस तरफ ले जाएं, क्योंकि जर्नल फॉर्मेट है हमारे पास क्या कि डेरिवेटिव ऑफ y और y की पावर 1 हो तो तब लीनियर इक्वेशन बनती है। तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ y और y की पावर 1 को इस तरफ ले आया, बाकी सारे नंबर उस तरफ छोड़ दिए। तो ये वाला पोर्शन लीनियर बन गया। अब जो g ऑफ t है उसमें तो सिर्फ t होना चाहिए, लेकिन हमारे पास मसला ये चल रहा है कि g ऑफ t में -3 4y³ है। इसका मतलब है y तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ t होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से y को गायब करूँगा क्योंकि सिर्फ t होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। तो y का क्यूब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। y का क्यूब मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई y³ dy/dt प्लस 1/2t y⁴ इज इक्वल टू -3/4। लेकिन लीनियर बनाने के लिए यहाँ पे जो y की पावर 4 आया है, यहाँ पे y की पावर 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम लेट करते हैं u की पावर 1 इज इक्वल टू y की पावर 4। तो लेट करने के बाद दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, तो पावर पहले पावर में से एक माइनस किया तो ये du का आंसर आ गया। तो दोनों तरफ dt को डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 4y³ dy/dt। लेकिन इक्वेशन 1 में 4 तो है नहीं, सिर्फ y³ dy/dt है। तो ये वाला 4 उस तरफ डिवाइड कर दिया। अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो इक्वेशन 1 में इसकी जगह पुट किया 1/4 du/dt और y³ मैंने सपोज किया हुआ u के बराबर। तो दोनों वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दी है। ये इक्वेशन में पुट की और 4 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है लीनियर में du और dt के साथ कोई नंबर नहीं होता, तो ये 1/4 भी नहीं होना चाहिए। तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। अब ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बिल्कुल कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें। ये जो नंबर है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में होता है, बिकॉज दिस इज एफ ऑफ टी एंड दिस इज जी ऑफ टी। तो ई पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी होता है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई टी। इंटीग्रल से 2 को बाहर निकाला तो इंटीग्रल ऑफ 1/t, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव तो हमेशा लॉग में लिखा जाता है। तो log ऑफ टी, अब मैं log को e के साथ कैंसिल करना चाहता हूँ, तो ये 2 मसला कर रहा है, 2 को पावर में ले गया। तो अब log क्या हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, t²। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ इस पूरी इक्वेशन के साथ t² मल्टीप्लाई किया। आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ प्रोडक्ट रूल बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा इस तरफ प्रोडक्ट रूल बन गया, इस तरफ प्रोडक्ट रूल बन गया। ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा प्रोडक्ट रूल बनेगा और यहाँ पे बच गया -3t²। अब dt को आप इस तरफ लेके जाएंगे
जैसे ही इस तरफ लेके जाएंगे तो अब आप इंटीग्रल कर सकते हैं, तो टी इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टी क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये 3 इससे कट जाएगा और टी स्क्वायर को मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दैट्स इट बच्चों। इस तरह क्वेश्चन अगर नॉन एग्जैक्ट हैं तो आपने ऐसे हल करने हैं।